तीनों लड़कियां रेडी होकर हॉल में आती हैं। सबके पास उन तीनों को देख करके उनके होने वाले पति अपने सुध बुध गंवाए हुए उन्हें ही घूरे जा रहे थे, क्योंकि तीनों लग तो कमाल की रही थीं। कुमकुम ने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें उसकी पतली कमर बार बार झांक कर बाहर अक्षत नाम की आदत को न्योता दे रही थी, और बेचारा अक्षत सोफे पर बैठा मचल रहा था। उसके लिए खुद को कंट्रोल करना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वहीं जिया ने बेबी पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। वहीं छाया ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें उसका परफेक्ट फिगर बहुत ही अच्छे से फ्लाउंट हो रहा था। कबीर मुंह फाड़े बस उसे ही देखे जा रहा था। जान उससे और कंट्रोल नहीं होता तो वह बोलता है, होने वाली बीवी, क्या तुम होने वाले बीवी से पहले होने वाली माँ बनना चाहती हो? छाया के उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती और वो पूछती है, लेकिन मैंने क्या किया है? इतनी हॉट बन के आओगी तो बेचारा साधु भी कंट्रोल खो दे, और मैं तो साधु भी नहीं हूँ, मैं तो पहले ही फिसला हुआ हूँ। कबीर बेशर्मी से बोलता है। कबीर की बात सुन के सब अपना सिर हिला देते हैं, जैसे बोल रहे हों, इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। थोड़ी देर में सब लोग अपनी अपनी कार में बैठ के निकल जाते हैं। दादी ने आज तीनों जोड़ियों के लिए पूजा रखवाई थी, इसलिए ही सब लोग कुलदेवी के मंदिर जा रहे थे। कुछ ही घंटे की ड्राइव के बाद सब लोग मंदिर के बाहर होते हैं। दादी तीनों लड़कों को देख के बोलती हैं, चलो उठाओ अपनी अपनी बीवियों को और फिर करो चढ़ाई। वहीं अक्षत, राज और कबीर के डैड पीछे से हंसते हुए बोलते हैं, नालायकों, नाक मत कटवा देना हमारी, संभाल के ले जाना हमारी बहुओं को। अक्षत कुमकुम को, राज जिया को और कबीर छाया को अपनी गोद में उठा के आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग मंदिर में होते हैं, जहाँ दादी, सना जी और बाकी घर वाले भी पूजा शुरू करते हैं, और तीनों जोड़ियां मिलके सारी रिवाज से पूजा करते हैं। थोड़ी देर में बाद पंडित जी उनको प्रसाद देते हैं और सब लोग वापस आने के लिए उठ जाते हैं। उन लोगों को वहीं शाम हो जाती है, इसलिए सब रात को लोग फार्म हाउस में ही रुकने का प्लान करते हैं। सब लोग फार्म हाउस आ जाते हैं। अर्णव और अक्षिता ने जिद करने पे खाना वो लोग बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं। जब तक खाना आता है तब तक सब लोग रेस्ट करने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं अक्षत, राज और कबीर स्टडी रूम में चले जाते हैं, और छाया और जिया अपनी शादी से रिलेटेड डिस्कशन करने लगती हैं। वो लोग एक पहाड़ी इलाके में थे और बाहर मौसम बहुत ही सुहाना था। वो तीनों बालकनी में बैठे मस्ती कर रहे थे कि थोड़ी देर में वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश हो और हम लड़कियाँ भीगे नहीं, ऐसा हुआ है कभी जो आज ही होता। कुछ सेकंड में ही वो तीनों बारिश के पानी में डांस कर रही थी। जिया को जल्दी ठंड लगने लगती है और वो अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि उसकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी। वहीं कुमकुम को बारिश बहुत सी पसंद थी, तो टेरेस की ओर चली जाती है, और छाया अपने रूम की ही बालकनी में बस भीगे ही जा रही थी। कभी छाया को ढूंढते हुए उसके रूम में आता है
और सामने का नज़ारा देख के उसके दिमाग में एक ही शोर होता है, तुझे गले से लगाना है बारिश में और पूरा भीग जाना है। कबीर छाया के पास जाता है और उसके पीछे से हक करके बालकनी की वाल से चिपका देता है। छाया के दोनों हाथ दीवार पे टिके हुए थे। कबीर उसकी कमर पे हाथ डाल के उसकी बिल्कुल चिपक जाता है और उसके बाल को साइड करके उसे किस करने लगता है। तुझे छू के शर्माना है बारिश में और तेरे साथ नहाना है बारिश में। कबीर उसकी साड़ी की पिन को निकाल देता है। छाया का पल्लू जमीन पर होता है और कबीर के हाथ उसकी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। कबीर छाया को पलट देता है और उसकी नज़र सामने पानी में भीगी हुई अप्सरा की बढ़ी हुई सांसों की वजह से ऊपर नीचे हुई वेस्ट पर आकर रुक जाती है। कबीर छाया को देख के ही अपना कंट्रोल खो चुका था। वो उसको गोद में उठा लेता है और रूम में लेकर वहाँ से चला जाता है। ओह, आशिक थोड़े होते हैं जो डर के अंदर होते हैं, जो सावन के महीने में भी घर के अंदर होते हैं, जिससे छाया को काफ़ी दर्द होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पा रही थी। कबीर ने छाया की पूरी बाइट पर लव बाइट दे दिए थे। उस पूरे रूम में तो बस छाया की सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। कबीर नीचे की ओर बढ़ता ही है कि छाया की हालत कबीर की हर हरकत से खराब होती जा रही थी। वो कस के अपने पैरों को बंद कर देती है। कबीर अपनी नज़रें उठाकर उसके चेहरे को देखता है तो छाया के चेहरे पर दर्द की लकीरें थीं जो कि डर रही थी। कबीर उसके ऊपर से उठता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करके बोलता है, बेबी हमारी शादी होने वाली है, तब तक अपने इस डर को ठिकाने लगा दो, वरना मेरे 1 दर्जन बच्चे कहाँ से आएंगे। वहीं कुछ ऐसा ही सीन टेरेस पर चल रहा था। कुमकुम की साड़ी अक्षत ने निकाल दी थी। अक्षत उसे अपनी बाहों में उठा के टेरेस के बने हुए रूम में लेकर चला जाता है। अक्षत पे तो आज जैसे पागल ही सवार था। कुमकुम शर्म से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। आज कुमकुम को देखकर अक्षत तो एकदम से बावला ही हुआ जा रहा था, या फिर यूं बोले लो कि आज तक बेचारे के रोमांस में जिसने जिसने ग्रहण लगाया था उसकी सारी की साड़ी भड़ास फैन निकाल रहा था। वहीं कुमकुम अपने मुंह को दबाए अपनी आवाज़ को बाहर जाने से रोक रही थी, लेकिन सब फेल हो रहा था। अक्षत कुमकुम के पेट पर किस करे ही जा रहा था। कुमकुम की सिसकियाँ उस पूरे रूम में बस सुनाई ही दे रही थी। अक्षत उसके ऊपर आता है और उसको पलटकर उसकी पीठ पे किस करने लगता है। कुमकुम ने कस के बेडशीट को अपने हाथों में भरकर रखा हुआ था। अक्षत ने कुमकुम के बॉडी के हर पार्ट पर अपना नाम लिख दिया था। वो एक बार फिर कुमकुम को पलट देता है, लेकिन फिर एक बार उसके रोमांस में खलल डालने को उसका फ़ोन बज उठता है। लेकिन अक्षत आज उसकी ओर एक नज़र तक भी नहीं देखता है और अपना काम करने लगता है कि उसे बाहर से कबीर की आवाज़ आती है, जो शायद उसे ढूंढते हुए टेरेस में आ गया था। कबीर ही अक्षत को कॉल करे ही जा रहा था। अक्षत के फ़ोन न उठाने पर कबीर अपने फ़ोन को घूरते हुए बोलता है, वैसे तो उस फ़ोन को अपनी सौतन बना के हर पल खुद से चिपका कर रखता है। जब आज इतना इम्पोर्टेंट काम है तो पता नहीं उसे
कौन सी लॉन्ग ड्राइव पर लेके गया है जो कि उठा ही नहीं रहा। अक्षत कुमकुम की ओर से उठ जाता है और एक बार फिर बेचारा सा मुंह बना के उसकी ओर देखता है। उसके बाद कबीर को स्टडी रूम का मैसेज करके उसे भेज देता है और खुद अपनी पैंट पहन के बाहर की ओर चला जाता है और कुमकुम के लिए कपड़े लेकर आता है। आज कुमकुम ने अक्षत की ओर बिल्कुल भी नहीं देखा था क्योंकि शायद आज वो उससे नाराज हो गई थी। थोड़ी देर में अक्षत स्टडी रूम से चला जाता है और कुमकुम किचन में। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट में मानवी बाहर आती है और एक कैब बुक करके वहां से निकल जाती है। अक्षत जब स्टडी रूम में आता है तो राज और कबीर दोनों ही पहले से ही उसका वेट कर रहे होते हैं। अक्षत गुस्से से लाल मुंह किए सीधा अपना आसन ग्रहण कर लेता है। कबीर उसको देख के बोलता है, ये बंदर सी शक्ल बनाना बंद कर। बात ज़रूरी थी वरना चाचा बनने का सबसे ज़्यादा इंतज़ार तो मुझे ही है। शिवान और आर्यन को उसका बाप बचाकर वहाँ से ले गया है और हमारे सारे आदमी मारे गए हैं, राज बोलता है, और साथ ही एक नोट भी छोड़ के गया है। विराज अपना फ़ोन आगे की ओर कर देता है। अक्षत उसके फ़ोन में उस नोट की पिक्चर देखता है और हर एक लाइन पढ़ के उसकी आंखों से खून उतर रहा था। उस नोट में लिखा था, अच्छा सिंघानिया, सुना है कि तुम शादी कर रहे हो। शादी तो कर लो तुम, लेकिन सुहाग रात तो मैं ही मनाऊंगा और तुम तड़पोगे। आ रहा हूँ तुम्हारी शादी का तोहफा देने के लिए, विशाल। नोट पढ़ के अक्षत की आंखें एकदम से लाल हो चुकी थीं, जैसे उनमें खून उतर आया हो। वो अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा विशाल। शादी में तो धमाका होने वाला है, तो सब तैयार रहना। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि मुझे आगे की कहानी बनाने पर इसी तरह प्रेरणा मिलती रहे।